नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज़ अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम के जो विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे गोभी की खेती के बारे में और किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए इसकी अच्छी उपज के लिए, और साथ ही बात होगी समन्वित कृषि की। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, आज खासतौर से हम बात करेंगे गोभी की खेती और इसके प्रबंधन के बारे में, और बात होगी साथ में समन्वित कृषि यानी खेती की। तो आज के विषय आपने हमारे जान लिए हैं। दोनों विषय से संबंधित अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर श्रवण सिंह जी, जो कि नमस्कार, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर AS पवार जी। आप निदेशक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पवार आपका। तो जैसा हमने आपको बताया आज हमारे विषय रहेंगे दोनों, और दोनों विषय पर पूरी जानकारी आपको हमारे विशेषज्ञ देंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले डॉक्टर श्रवण आपसे हम जानना चाहेंगे, गोभी की खेती की जब हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आता है उसका समय। आखिर किस समय में हम इसकी खेती कर सकते हैं, और अभी का जो समय है क्या वो अगेती गोभी के लिए है या सामान्य रूप से जो किसान खेती करते हैं उसके लिए अच्छा माना जाएगा? हाँ, देखिए, गोभी की जब खेती की बात करते हैं तो भारत में ये लगभग 4.5 लाख क्षेत्रफल में की जाती है, और इसके 4 अलग अलग समूह हम कहते हैं जी। तापमान के हिसाब से जब फूल बनता है उसके हिसाब से, तापमान के हिसाब से इसके 4 अलग अलग समूह हैं। अगेती समूह वो है जो जून जुलाई में जिसकी बुआई हो जाती है, और अभी जो अगस्त के बाद में या अगस्त और सितंबर के महीने में मध्य समूह की गोभी आती है जी। इसमें 2 समूह होते हैं, एक मध्य अगेती और एक मध्य पछेती। तो ये जो सितंबर का महीना है ये मध्य पछेती की बुआई के लिए है जी। इसके बाद अक्टूबर में पछेती समूह की आ जाएगी। तो इस प्रकार ये गोभी के इन दिनों में जैसे जून से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक इसकी बुआई होती है। अभी जो किसान बुआई करना चाहते हैं वो मध्य पछेती की किस्मों का चुनाव करें जी। बिल्कुल, तो देखिए मध्य पछेती किस्में जो हैं इनका चयन आप कर सकते हैं। साथ ही जिन किसानों ने पहले गोभी की अलग अलग किस्में ली हैं उनका रखरखाव प्रबंधन आपको कैसे करना होगा, इस बारे में भी विस्तार से हम जानकारी लेंगे डॉक्टर श्रवण से। लेकिन आइए आगे बढ़ें, उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय खेती में गोभी की फसल लगी हुई है। गोभी की अच्छी पैदावार के लिए इस समय गोभी की फसल में समसामयिक कार्य करके उसका प्रबंधन करना चाहिए। गोभी में उचित प्रबंधन करके उपज अच्छी होगी, जिससे किसानों को मुनाफा भी होगा। पुरानी फूल गोभी की फसल में जरूरत के अनुसार निराई, गुड़ाई और सिंचाई कर 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में उपयोग करें। मध्यकालीन फूल गोभी की उन्नतशील किस्मों जैसे इम्प्रूव्ड, जापानीज, पूसा दिवाली, पूसा कातकी और पंथ सुबरा की रोपाई का उचित समय है। खेती की आखिरी बार जुताई पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश और 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बंद गोभी, गांठ गोभी और पछेता गोभी की नर्सरी में बुआई करें। इससे अक्टूबर में इनकी रोपाई की जा सकती है। पत्ता गोभी की रोपाई सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू कर सकते हैं। रोपाई से पहले 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद या 80 क्विंटल नाडेप कंपोस्ट, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अंतिम जुलाई के समय में मिलाएं। इसके अलावा किसान खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। खरपतवार फसल की बढ़वार को रोकती है, जिससे फसल की पैदावार पर असर पड़ता है। इस प्रकार गोभी की खेती का प्रबंधन करके किसान अच्छी फसल ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए सरकार कृषि क्षेत्र को काफी प्रोत्साहित कर रही है। आर्थिक पैकेज में टॉप से टोटल के तहत 500 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।
तो जाना आपने किस तरीके से उन्नत ढंग से आप गोभी की खेती अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मध्य और पछेती किस्मों का चयन आप फिलहाल कर सकते हैं। इस बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेंगे, लेकिन आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर एस पवार का। डॉक्टर पवार, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, समन्वित खेती की जब हम बात कर रहे हैं, इसका एक सरल अर्थ हमारे किसानों के लिए क्या रहेगा? देखिए मुकुल भाई, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि समन्वित कृषि प्रणाली क्या है। किसान भी कृषि प्रणाली कर रहा है और समन्वित कृषि प्रणाली ये कहां से टर्म आ गई है जी। तो किसान खेती कर रहा है, पशुधन भी उसके पास है, सब्जी भी उसके पास है, उसके पास फल उत्पादन भी है, उसके पास मछली भी है और दूसरे कार्य वो कर रहा है खेती के साथ। इन सबको वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, तो इसको हम कृषि प्रणाली का नाम दिया। लेकिन समन्वित कृषि प्रणाली में ये जो घटक हैं एक दूसरे से आपस में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं जी। और एक घटक दूसरे घटक के लिए कुछ ना कुछ एक पूरक का कार्य करेगा। जो हमारा विशेष उद्देश्य है इसमें कि जो किसान का एक घटक का उत्पाद वेस्ट हो जाता है, जैसे आप धान ले लीजिए, उसका पराली जला देता है जी। गन्ना ले लीजिए, गन्ने की सूखी पत्ती जल जाती है क्योंकि उसको सही तरीके से समन्वय उसमें स्थापित नहीं हुआ है। तो हम उस समन्वित कृषि प्रणाली में इस धान के पुराल का भी, उस गन्ने की सूखी पत्ती को भी हम इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि ये दूसरे अवयव का एक तरीके से जो है इनपुट बन जाए, आदान बन जाए और उसके उत्पादन में सहयोग प्रदान करे। यानी जो अलग अलग घटक हैं किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और हमारी लागत को देखिए सीधे तौर पर कम कर सकते हैं। इसी के बारे में विस्तार से डॉक्टर पवार आपसे हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती की कई सारी विद्याओं को एक साथ समायोजित करके समय और जगह का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके मुनाफे को कई गुना करना ही समन्वित खेती है। इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी की कई सारी विद्याओं को एक साथ समायोजित किया जाता है। समन्वित खेती छोटे या सीमांत किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। अगर किसी किसान ने फूलों की खेती कर रखी है तो वो किसान इसके साथ मधुमक्खी पालन भी कर सकता है, या फिर मछली पालन के साथ साथ 1 एकड़ के तालाब में 16 शुकर, 200 मुर्गियां और करीब 120 बत्तख पाल सकते हैं। तालाब के किनारे केले की खेती भी की जा सकती है। धान उत्पादक राज्यों में बत्तख पालन की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 10 से 15% धान के आधे भरे हुए दानों को बत्तख बड़े चाव से खाते हैं। इससे बत्तख पालन में लगने वाली लागत में भी कमी आती है। इसके अलावा फसल उत्पादन से मिलने वाले पुआल या भूसे का उपयोग पशुओं के आहार के अलावा मशरूम उत्पादन में भी किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ उपायों को अपनाकर समन्वित खेती को सफल बनाया जा सकता है। साथ ही फायदे को भी कई गुना किया जा सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से समन्वित खेती या समन्वित कृषि प्रणाली की अगर हम बात करें कितनी फ़ायदेमंद है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमारे किसानों के लिए कि इसके ज़रिए आपकी जो आमदनी है उसमें अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि सारी जानकारी आपके पास हो। साथ ही यहाँ डॉक्टर श्रवण, जैसा आप हमें बता रहे थे कि अभी का जो समय है मध्य और पछेती किस्मों के लिए हम उचित मान सकते हैं जो किसान इनका चयन करना चाह रहे हैं। हमने रिपोर्ट में भी अपनी दिखाया। मैं चाहूँगा अगर आप भी इस बारे में जानकारी दें, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चयन हमारे किसान कर सकते हैं। हाँ, देखिए फूल गोभी की जब हम बात कर रहे थे, किस्मों का बड़ा महत्व है, क्योंकि इन समूह का यदि हम आगे पीछे कर देते हैं, यदि अभी जो किस्में लगने वाली हैं उनको पहले लगाएं या बाद में लगाएं तो फूल की या तो
पैदावार कम हो जाएगी या उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। इसलिए किस्म चुनते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो उस सही समय की है या नहीं। अभी जो सितंबर का महीना है, सितंबर का महीना है, इस समय जो मध्य पछेती की जो किस्में हैं, जैसे कि हमारे पूसा संस्थान से पूसा पोसजा और पूसा सुक्ति, ये 2 किस्में नई निकली हैं, और इसके अलावा एक पुरानी किस्म है पूसा हाइब्रिड 2। तो ये 3 किस्में हैं जो इस समय पूसा संस्थान से है। पालमपुर से भी एक पालम उपहार करके किस्म निकली हुई है जो इस समय बहुत अच्छे से लगती है। इसके अलावा यदि किसी किसान को इनका बीज की उपलब्धता में कोई दिक्कत आती है, तो दूर दराज में है तो आजकल आना जाना थोड़ा मुश्किल है, तो किसी यदि अच्छे जो प्राइवेट से भी कोई बीज लेते हैं तो उनसे ये निश्चिंत करें कि वो इस समय बुआई करने वाली किस्म है, नहीं तो किसान को नुकसान इससे ज़्यादा हो जाता है फ़ायदे की बजाय। तो इसलिए इन किस्मों का ध्यान रखें, और इन जो मैंने बताई हैं 2-3 किस्में, और अभी जो किस्में आप ले रहे हैं जो मैंने बताई हैं उनकी पैदावार क्षमता काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगेती समूह की किस्मों की पैदावार लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होती है, और जो मध्य पछेती है, जो इसमें पूसा शरद आती है जो अगस्त में लगती है, उसकी पैदावार क्षमता 25 से 28 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आती है, और ये जो समूह है इसकी पैदावार लगभग 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर आती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सही किस्मों का चुनाव करें। यदि आपको ये सरकारी संस्थान से जो मिलने वाली किस्में हैं ये उपलब्ध हैं तो इनको ले सकते हैं, इनके बोझ पूसा संस्थान में मिलते हैं, और यदि नहीं आप आ रहे हैं तो अपने क्षेत्र में जो भी किस्में इस प्राइवेट सेक्टर से सप्लाई की जाती हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन निश्चित करें कि वो इस समय बुआई के लिए उत्तम हैं। यानी सीधा एक जो महत्व हम समझे वो ये कि जो आपकी उपज है वो प्रभावित होती है। अगर आप सही अच्छी जो उन्नत किस्में हैं उनका सही समय पर चयन कर रहे हैं तो आपको अच्छी उपज मिलेगी, और उसके अलावा कोई दूसरी उन्नत किस्म आप लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी जो उपज है वो आपकी प्रभावित हो सकती है। इसलिए काफ़ी महत्व है। देखिए, जैसा कि डॉक्टर श्रवण हमें यहाँ बता रहे थे, अब चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर पवार का भी। डॉक्टर पवार, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे वो समन्वित कृषि जो है बड़े ही सरल शब्दों में आपने बताया, लेकिन इसके जब फ़ायदे की बात की जाती है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हम एक किसान के लिए मान सकते हैं जिसकी जो आमदनी है वो दुगनी हो सकती है, और एक लक्ष्य भी हमारे सामने है साल 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करने का। हाँ जी, इससे जो दुगनी आय है वो हमने जितने भी पूरे देश में हमने वो अनुसंधान किया था जी, तो उसमें हमने पाया 2 से 3 साल के मध्य ही किसान की आय में जो है दुगनी हुई, और इतना इजाफा हुआ कहीं कहीं तो 4 से 5 गुनी हो गई जी। और मात्र खर्चा जो था वो 10 से 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर हुआ, और जबकि उसकी आमदनी एकदम दुगनी हो गई है। और क्यों हुई? इसके 2 मुख्य कारण रहे कि जो उत्पादन लागत है वो हमने बहुत कम कर दी थी, क्योंकि जो मार्केट पे जो किसान की निर्भरता है वो बहुत हम कम कर रहे हैं। बीज उत्पादन किसान अपने खेत में करे, और कोई भी जो व्यर्थ पदार्थ है उसको हम अपने आप में रिसाइकल करें उससे, जिससे कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के साथ साथ उस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ना दे और सॉइल फर्टिलिटी करे। जैसे अभी आज हम गोभी की बात कर रहे हैं, गोभी को भी हम किस तरीके से समेकित कर सकते हैं। जो गोभी की उपज हुई, इसमें आप देखेंगे जो मार्केटेबल गोभी है वो 100% होती है। कुछ अविकसित फूल रह जाते हैं, कुछ में बीमारी लग जाती है, मार्केट में भाव नहीं मिलता। अगर हमने अपने साथ मुर्गी को इसके साथ जोड़ा हुआ है, बकरी को जोड़ा हुआ है, तो या पशु डेयरी पशु है, ये इसको खाते हैं। तो जो इसके साथ साथ जो फूल बिका, फूल के बिकने के साथ और दूसरे भी उसके पत्ते हैं, तना है, जिसको हम चारा बना के पशु को दे सकते हैं। तो देखो, उधर तो गोभी से हमें लाभ मिल गया, और दूसरे जो पशु का जो उत्पादन लागत बढ़ रही थी, हरा चारा उधर मिला, और ये पौष्टिक चारा था, इससे उनकी जो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हुई, और जो खर्चा है वो कम हुआ, पशु का जो वृद्धि वो ज्यादा होती है। बिल्कुल, ये काफी फायदेमंद हम मान सकते हैं, कैसे अपनी लागत को कम करके आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर पवार, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी मनीष जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। कहे हैं कि जो गोभी का कौन किस्म इस समय हम खरीदे जो उसको हम बीज गिराएं, जो हम आगे रोपने पर हमको फायदा होगा। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर शर्मा ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा जो बीज है वो खरीदें जिसको रोपाई करने के बाद अच्छा फ़ायदा इनको मिल सके। अभी जो बिहार उत्तर भारत का एक अच्छा गोभी उत्पादक राज्यों में से आता है, और आप मुजफ्फरपुर से आते हैं। मुजफ्फरपुर में वैसे भी गोभी की काफ़ी अच्छी खेती होती है,
तो हमारे यहाँ से उसके 2-3 किस्में हैं जो मैंने आपको बताई हैं, पूसा पोसजा और पूसा शुक्ति और एक पूसा हाइब्रिड 2। तो ये 3 किस्में मैंने यहाँ से बताई हैं। एक पालम उपहार करके पालमपुर यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, वो मैंने बताई है जी। इसके अलावा एक बनारस में संस्थान है, उन्होंने काशी अघनी निकाली है, वो उस क्षेत्र के लिए अच्छी किस्म है, बिहार रीजन के लिए। तो आप उसका भी बीज ले सकते हैं। बनारस में एक संस्थान है सब्जियों का, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये 3-4 संस्थान जो संस्थानों ने अलग अलग किस्में निकाल रखी हैं, आप इनका किसी का भी बीज यदि आप ले सकते हैं तो इनका ले सकते हैं। नहीं तो आप फिर बाज़ार में जो आप लेंगे, क्योंकि बाज़ार में अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के अलग अलग बीज बिकते हैं, तो उनकी ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन आप उनमें ये ज़रूर निश्चिंत करें कि वो इस समय बुआई के लिए उत्तम किस्म है। यानी हमें उचित समय जो है वो हम पहले जान लें, उसके बाद ही अच्छी उपज देखिए आने वाले समय में हमें मिल सकेगी। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, ना सिर्फ गोभी की खेती के बारे में और इसके साथ ही समन्वित खेती के बारे में भी। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गोभी की खेती के प्रबंधन के बारे में और इसके साथ ही समन्वित खेती यानी समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में भी। आप इन दोनों विषय से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लगातार जो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अशोक जी फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हरियाणा से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, मैंने पिछली बार अक्टूबर के महीने में फूल गोभी लगाया था, तो उसमें आलू के जितना फूल हुआ तो उसमें फिर डंडल निकल आए 1-1.5 महीने बाद। तो सर जान सकते हैं किस वजह से ऐसा हुआ? जी बिल्कुल डॉक्टर शमन। अशोक जी, जो मैं बता रहा था अभी, उचित समय पे उचित किस्म का लेना बहुत ज़रूरी है। और आपके साथ क्या हुआ, आपने अगेती समूह की किस्म और अक्टूबर में लगा दी, तो उसको हम बटनिंग कहते हैं, जो सामान्य आकार से भी बहुत छोटा फूल यानी 50 ग्राम 60 ग्राम का, कभी कभी तो 30-40 ग्राम का ही रह जाता है और छोटे छोटे उसके पत्ते रह जाते हैं। बहुत छोटा पत्ता आकार लेगा और छोटा सा फूल बनाएगा, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्ट फ्लोरिंग हो जाती है, फूल आ जाते हैं उसमें, डंठल निकल जाते हैं। और ये सर उसका जो कलर था ना व्हाइट कलर से वो ग्रीन में हो गया फिर। हाँ, इसीलिए क्योंकि जब तापमान कम हो जाता है ना, जो उसके फूल के लिए जो चाहिए तापमान, उससे जब कम तापमान रहेगा तो ये समस्या आती है, वो तुरंत फूल बनाती है, फूल बना देगी वो। तो आपको क्या करना चाहिए था, वो जो किस्म आपने ली, जब आप किसी से लेते हैं, चाहे दुकानदार से लें किसी से भी लें, उससे ये निश्चित करें कि ये अभी बुआई के समय के लिए उचित है या नहीं। कई बार क्या होता है, किसान अगेती जुलाई के महीने में ले लेता है और उसको समय अक्टूबर तक भी लगाता है वो, तो उससे भी नुकसान हो जाता है। जब भी बुआई करें इस चीज़ को निश्चिंत करें। और आपके साथ ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि अगेती किस्म को पछेती लगाने से क्या होगा, तो ऐसे नुकसान होता है उससे। बिल्कुल, तो देखिए नुकसान से हमें बचना होगा। हाँ। और साथ ही डॉक्टर पवार, जैसे कि हमारे साथ अभी जो दर्शक जुड़े उन्होंने बताया किस तरह से नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है, क्या नुकसान से बचने के लिए भी हमारे जो किसान हैं वो समन्वित कृषि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए उसके लिए हमने जो है ना कंटिजेंसी प्लानिंग बनाई हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग से बनाई हुई है। जी। अगर किसान को जैसे गोभी में उसको नुकसान हो गया तो इमीडिएटली वो दूसरी कौन सी फसल लगाएगा, इसका हमने प्लान इवन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वहां हमने दिया हुआ है, जो उस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं।
इसके साथ साथ जो दूसरी सेकेंडरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, जैसे मशरूम उत्पादन है, आपका फूलों की खेती आप करवा सकते हैं, हनी बी का काम आप करवा सकते हैं, और डेयरी का तो इधर का किसान करता ही करता है। तो इससे जो है उसको रोजगार मिलता रहता है और उससे उसको प्रतिदिन जो है लाभ मिलता रहता है। तो उससे जो है उसको हानि का अभाव नहीं होता। लेकिन यदि किसान एक ही फसल उगाएगा, उसमें बटनिंग हो गई, क्योंकि उसको वैरायटी का ज्ञान नहीं था, वो वैरायटी लगाई, जो समय नहीं था, वो छोटे फूल रह गए, तो उसको टोटल लॉस हुआ है। अब उस गोभी को बेच नहीं सकता, लेकिन उसको चारे के रूप में पशुओं को खिला सकता है, जिससे कि चारे की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। और चूंकि गोभी भी पत्तों में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो पशु को भी वो अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जिससे उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर पवार, गुणवत्ता की अगर खास तौर से हम बात करें, जब हम समन्वित खेती करते हैं तो क्या हम मान सकते हैं जो गुणवत्ता है उसमें कुछ सुधार होकर हमें मिलता है अगर अलग अलग फसलें हमने ली हैं, या एक घटक से दूसरे घटक पर जब हम निर्भर करते हैं तो? हाँ देखिए, होता क्या है, जब हम एकल खेती करते हैं, जैसे गोभी की खेती कर रहे हैं, तो किसान क्या करेगा, हार्डली 5 से 10 टन गोबर की खाद डाल देगा और उसमें फिर यूरिया डालता रहता है, तो उसको बैलेंस न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। समन्वित खेती में क्या है, उसके पास गोबर की खाद भी अवेलेबल है, उसके पास कंपोस्ट भी अवेलेबल है, उसके पास ग्रीन मैन्योर भी अवेलेबल है। तो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, जैसे वेजिटेबल की 20 टन का हम बात करते हैं, तो 20 टन एटलीस्ट उसको जो है ग्रीन मैन्योर या कंपोस्ट मिलना चाहिए। तो समन्वित कृषि प्रणाली से उतना खाद किसान के खेत पर ही अवेलेबल होता है, और जब किसान के पास अवेलेबल है तो उसको डालने में कोई संकोच नहीं होगा। संकोच कब होगा, जब उसको बाहर से खरीदना होगा, उसको कीमत देनी है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसलिए वो कम खाद में भी अधिक उत्पादन चाहते हैं, और अधिक उत्पादन के लिए यूरिया डालते हैं। तो सिर्फ नाइट्रोजन प्लांट को मिला है, दूसरे तत्वों की कमी रह जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो भी उत्पादन है उसकी गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पवार, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, यही मशरूम के बारे में पूछना चाहते हैं, ये होगा कैसे है सर? चलिए, मशरूम के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? यस सर। डॉक्टर पवार, देखिए कि हम क्योंकि बात कर रहे हैं खासतौर से समन्वित कृषि की, और हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि अगर हमारे पास फसल अवशेष पुराने हैं तो उसका मशरूम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वीर सिंह जी जानना चाह रहे हैं कि मशरूम की खेती अगर करनी है तो कैसे शुरुआत करें? हाँ देखिए, मशरूम की खेती ये वैज्ञानिक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर किसान भाई हमसे सहमत हो, हमारा फोन नंबर ले लीजिए। हमने 2 बैच इसकी प्रशिक्षण दे दिया है, तीसरा बैच हम अगले हफ्ते ही करने जा रहे हैं। तो उसमें किस तरीके से स्पॉन बनाना है, और कैसे इन्होंने कंपोस्ट बनाना है, और कैसे उसका स्ट्रा, सब कुछ का हम उनको अध्ययन कराएंगे प्रैक्टिकली वेबिनार के थ्रू, जिससे जो ये होगा उसको जो अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से करके अच्छे से अच्छा उत्पादन ले लेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो कि मोदीपुरम में स्थित है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, और ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुई तो संभावनाएं भी हमारे किसानों के लिए अनलॉक हुई हैं, और जैसा कि डॉक्टर पवार ने एक उदाहरण भी दिया कि वेबनीर के जरिए भी जो जानकारी है वो लगातार पहुँचाई जा रही है किसानों तक। यहाँ डॉक्टर शोभन, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हमारे जैसे कि अभी किसान के साथ तो बताया उन्होंने किस तरह की समस्या आई, लेकिन जो पहले से किसानों ने खेती की हुई है, बुआई की हुई है गोभी की, वहाँ पर इन दिनों ने किन बातों का ख्याल रखना होगा? हाँ देखिए, अभी सितंबर का महीना है, और जो अगेती फूल गोभी की जो किसानों ने जुलाई में या अगस्त में रोपाई की है शुरुआत में, उसको लगभग 1 महीना हो गया है जी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे 60 किलो प्रति हेक्टर बताई है, तो उसको ज़रूर छिड़काव करके और मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। जिन किसानों ने मेड़ी पे फूल गोभी लगाई है, ज़्यादातर सलाह दी जाती है कि क्योंकि सितंबर तक का महीना, अक्टूबर तक का महीना जो है वो बारिश का महीना है अपने ज़्यादातर भारत में जी। तो इसलिए हमेशा मेड़ी पे इसकी रोपाई करें। एक बात तो ये, क्योंकि ये जल मग्नता को बिल्कुल सहन नहीं करती। दूसरी बात, अभी जैसे मैं कह रहा था कि 1-1.5 महीने की फसल हो गई है, तो हल्की सी गुड़ाई करके और मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें, खरपतवार निकालें। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मिट्टी जो उर्वरक बताए हैं,
जैसे नत्रजन की मात्रा बताई उसको डाल करके और ये कर दें। साथ ही साथ यदि आपने बोरेक्स या बोरेक्स का स्प्रे नहीं डाली है ज़मीन के अंदर 10 किलो प्रति हेक्टेयर की जो बात बताई थी, तो आप उसके लिए एक स्प्रे भी कर सकते हैं। लगभग 0.5% का आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि लगभग 1 किलो प्रति हेक्टेयर के अंदर उसको स्प्रे करेंगे तो उससे भी ये अब अच्छे आपकी जो गुणवत्ता के फूल हैं वो अच्छे आते हैं। ये हर किस्म के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में इसकी कमी होती है, जैसे आप मिट्टी की जांच कराते होंगे, मृदा जांच जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसकी जांच के हिसाब से यदि उसमें बोरोन की कमी आ रही है तो इन फसलों को ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए स्प्रे भी जरूरी होता है। तो ये 2 चीज़ों का विशेषता, 2-3 चीज़ों का विशेषता ध्यान रखें। चलिए, इन बातों का ख्याल हमारे किसान भाइयों को रखना होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश देवास से। बहुत बहुत स्वागत आपका महेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप महेश जी अपना। हेलो। हाँ सर जी महेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मधुमक्खी पालन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? करना है हमको जी, मधुमक्खी पालन करना है तो कैसे शुरुआत करें सर? हाँ सर जी बिल्कुल डॉक्टर पवार चाहते हैं हम जी। हाँ सर। डॉक्टर पवार देवास मध्य प्रदेश से महेश जी जानना चाह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन ये करना चाहते हैं और समन्वित कृषि में देखा जाए तो एक प्रमुख घटक के तौर पर हम मान सकते हैं मधुमक्खी पालन को भी। ये बहुत ही अच्छा इनका इनिशिएटिव्स है और मध्य प्रदेश में मैंने देखा है इसकी अपार संभावनाएं हैं मधुमक्खी की। ये जंगली रूप में भी वहाँ बहुत मिलती है और किसान भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। हुआ क्या, वो उसका शहद जो है अवैज्ञानिक तरीके से निकाल देते हैं, जो छाता है पूरा काट के उसको दबा के निकाल देते हैं जी। तो उसका छाता जो है फिर दोबारा बनाने में वो एनर्जी वेस्ट करता है। जो अपना मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी पालन के लिए इनको एक ट्रेनिंग लेनी होगी और ट्रेनिंग में अगर आपने इंटरेस्ट शो किया है, हमें भी बहुत अच्छा लगा है। हम इसको जो हमारा मधुमक्खी का एक AICRP है दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है, उनके सहयोग से अगर 15 से 20 किसान तैयार हो जाते हैं तो वेबिनार के थ्रू हम ट्रेनिंग दे देंगे और अगर नहीं होते तो हम इन किसान भाइयों को टेलीफोन पर भी उसका प्रशिक्षण पूरा दिलवा देंगे। और यही नहीं कि उसको हमने प्रशिक्षण देके छोड़ देंगे, हम इनके साथ प्रतिदिन भी कहेंगे, तो टेलीफोन के द्वारा हम इनसे जुड़े रहेंगे जब तक कि इनको इनमें सफलता नहीं प्राप्त। जी बिल्कुल डॉक्टर पवार, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लगातार निगरानी के तौर पर हम मान सकते हैं कि निगरानी भी रखी जाती है कि जो जानकारी आपने ली है उसका सही से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर हम मान सकते हैं कुछ आर्थिक मदद की जब बात की जाती है तो वो भी उसका भी प्रावधान रखा गया है अगर किसान समन्वित कृषि का जो मॉडल है हमारा उसकी तरफ रुझान करते हैं तो? हाँ देखिए, समन्वित कृषि प्रणाली के जो मॉडल हैं ये तकनीक बिल्कुल नहीं है। हमने 2010 में कार्य शुरू किया और अब हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया 5 साल का पूरा करने के बाद। और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यालय से दिशा निर्देश भी मिले कि हमें सभी प्रदेशों में इसको लेके जाना है। तो चूंकि नई तकनीक है इसके लिए भी पॉलिसी ब्रीफ बनना है, लेकिन जो इसके घटक हैं, जैसे आप मधुमक्खी पालन ही करें, ये सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें किसान को अनुदान भी मिलता है और इनको प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होती है। वो हम इनको प्रशिक्षण के दौरान सारी ही जानकारी उपलब्ध करा देंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर पवार, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। इंदु सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हम ये जानना चाहते हैं, हम भैंस पालन करते हैं जी, और इसमें जो है हम मछली पालन भी करना चाहते हैं। समन्वित खेती में मतलब किस प्रकार से मतलब एक दूसरे के पूरक? चलिए बिल्कुल डॉक्टर पवार, देखिए जैसा आपने कहा कि एक दूसरे के पूरक होते हैं तमाम घटक, तो हमारे दर्शक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात को और ये जानना चाह रहे हैं कि ये अभी पशुपालन करते हैं, भैंस इन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन क्या इसके साथ संभव है कि मछली पालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें? ये इनका बहुत ही अच्छा है और मुझे खुशी है कि आज के कार्यक्रम से जो किसान भाई प्रोत्साहित हुए हैं जी। ये मैं बताना चाहूंगा, यदि आप भैंस पालन कर रहे हैं उसके साथ मछली पालन करना चाहते हैं तो जो मछली पालन में लगने वाला खर्चा है वो आपका जीरो हो जाएगा। सिर्फ जहां भैंस पालन कर रहे हैं उनका जो क्षेत्र है वहां से जो हम धुलाई करते हैं उस फर्श की, सिर्फ वो धुलाई
उसमें मूत्र भी मिश्रित है और थोड़ा सा गोबर भी, उसको आपने गड्ढे में ट्रांसफर करना है और उसी से जो है मछली का भोजन जो है जू प्लैंकटन होते हैं वो उससे तैयार हो जाएंगे और उसको खाकर वो अपना पूर्ण विकास करेगी। तो मेरा मानना ये है कि किसान भाई को इसमें कोई समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ मछली का बीज डालना है, तालाब की व्यवस्था आपके पास है ही है और आपको बिना खर्चे के मछली का उत्पादन प्राप्त होगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 4 से 5 महीने में 600 ग्राम की मछली का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर पवार, क्या इसके लिए हम मान सकते हैं कि जो इनके निकटतम कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र है वहां इनको ये सारी जानकारी मिल सकेगी? हाँ, हमने कृषि विज्ञान केंद्रों में इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है जी। अगर इनके पास में कोई भी रीजनल स्टेशन है या कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है, ये आप वहां से इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और अगर फिर भी कहीं इनको दिक्कत महसूस होती है तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान की वेबसाइट से आप हमारा नंबर लीजिए और हमसे संपर्क स्थापित कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और यही नहीं, भैंस और मछली नहीं, इसके साथ साथ हम दूसरे अवयव भी आपसे जुड़वाएंगे जी। भैंसों में एक समस्या आ रही है, मैं बताना चाहूंगा कि इनमें उत्पादन कम होता जा रहा है जी। और इनमें उत्पादकता भी बढ़ रही है, मीन्स इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो उसका जो कारण हो रहा है, जो उनको हरा चारा मिल रहा है उसमें केमिकल मिल गए हैं और उसमें हरा चारा उत्पादन के लिए गोबर की खाद नहीं डाल रहे। तो यूरिया से आप अगर हरा चारा उत्पादन करोगे तो पशु को जो है सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है जी, इन दी नाइट्रोजन, जबकि उसको सारे तत्व चाहिए। तो गोबर की खाद डालना है, डाई अमोनियम फॉस्फेट डालना है, पोटाश डालना है, और जब माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरोन और जिंक की कमी आ गई, सल्फर की, ये डालने हैं। चलिए, यानी एक संतुलित मात्रा का ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा। जो भी आप चारे के रूप में पशु को दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से संतुलित है या नहीं, और उसके बाद ही अच्छा उत्पादन जो है आप अपने पशु से ले सकेंगे, या कोई भी आप फसल लेते हैं तो वहाँ पर अच्छी उपज आपको मिल सकेगी। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गोभी की खेती के प्रबंधन के बारे में और उसके साथ ही समन्वित खेती। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं दीपक जी? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 6-7 साल का एक नींबू का पौधा है, उसके नींबू नहीं आ रहे। जी चलिए बिल्कुल डॉक्टर पवार, एक और सवाल आपके लिए है। यहाँ पर दीपक जी हैं और नींबू का एक पौधा इन्होंने लिया था, 6-7 साल का हो चुका है और अभी तक समस्या ये है कि उस पर कोई नींबू नहीं आया है। कैसे इनको, क्या जो दूसरे हमारे नींबू वर्गीय पौधे हैं उनकी तरफ रुझान करना होगा या कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए कभी कभी कुछ अनजाने में गलतियां हो जाती है। किसान जब इसकी पौध लेके आता है जी तो ध्यान करता है जो कलम से ऊपर का जो पौधा चलता है असली तो वही पौधा है जी, लेकिन कभी जो जड़ के पास से भी कुछ शाखाएं निकल आती हैं। तो वो जो शाखाएं निकल आती है वो जड़ से संबंधित है और उस पौधे का हमने रूट स्टॉक के लिए यूज किया होता है जी। तो वो रूट स्टॉक है, उसमें कोई गारंटी नहीं हो 5 साल में, 6 में, 10 साल में फ्रूटिंग आ जाता है जी। और यदि उसको हम तोड़ दे, ऊपर के पौधे को चलने दे, ये इतना सस्त होता है कि ऊपर वाले को मार देता है, कमजोर कर देता है और अपने आप बढ़ जाता है और इसमें फल नहीं आते हैं। तो किसान भाई से हो सकता है यहाँ ये मिस्टेक हुई हो जी, तो इस कारण भी उसमें नहीं आते। तो सबसे पहले जरूरी है कोई भी आप कलमी पौधा लेते हैं तो उसका रूट के आसपास का जो भी उसमें से निकलता है, ब्रांच निकलती, उसको काट देना है और जो कलम ऊपर वाला हिस्सा को ही बढ़ने देना है। तो ये एक मेरे को नजर आ रही है इसमें कमी, क्योंकि नींबू में सबसे पहले देखा है भी कारण नहीं है कि उसमें फलन जो है दूसरे से आरंभ ना हो जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी ज़रूरी कि जो आपके निकटतम जो कृषि वैज्ञानिक हैं आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। यहाँ डॉक्टर श्रवण आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारी जब गोभी की हम बात कर रहे हैं और जो अभी फसल खेत में लगी हुई है, क्या वहाँ पर किस तरह की रोग या बीमारी का भी खतरा रहता है इस समय? हाँ, यदि अभी जो सितंबर अक्टूबर का महीना है, यहाँ तापमान थोड़ा ज़्यादा और नमी भी ज़्यादा रहती है, तो इस समय 2 मुख्य बीमारियाँ फूलगोभी में आती हैं। एक तो ये खासकर अगेती समूह में आती हैं। एक तो काला सड़न बोलते हैं, जिसके पत्ते के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, सिरे से लेकर के अंदर की तरफ धब्बे बनते हैं, जिसको हम कोणीय धब्बे भी कहते हैं। और दूसरे जो धब्बे बनते हैं वो पत्तों के बीच बीच में बनते हैं, कहीं कहीं गोल आकार के, तो उसको पत्ती धब्बा रोग कहते हैं, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। तो जो पहले वाला था, जो सिरे से जो अंदर की तरफ जाता है पत्ती में, वो काला सड़न वो एक बैक्टीरियल बीमारी के कारण होता है, जीवाणु के कारण जी। और जो पत्ते के बीच में कहीं कहीं का जो एकदम सर्किल के धब्बे बनते हैं, वो देखेंगे किसान, उनके ऊपर काली काली जो एक चूर्ण सा भी बन जाता है कभी कभी जी पछेती अवस्था में, तो ये अल्टरनेरिया एक फंगस के कारण होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग उपचार हैं और जैसे आप दोनों के लिए यदि आप एक करना चाहते हैं तो हमारी सलाह ये रहती है कि एक तो पहली बात ये कि आपने बीज उपचार करके नहीं बोया तो अब तो वो बात दूर हो गई, लेकिन जो अभी बोएंगे उसके लिए ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे पत्तों को तुरंत अपने खेत से हटा करके एक साइड में करें, तो ये साफ सुथरी खेती इसको करने की जरूरत है। तीसरी बात, यदि इसका प्रभाव ज़्यादा है, कई किस्मों में जो प्राइवेट से भी बिकती हैं उनमें इसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया है, तो ऐसे में आप अपनी फसल को बचाने के लिए यदि उसमें ठीक ठाक अवस्था भी फूल बनना शुरू भी नहीं हुआ है तो एक स्प्रे कर दें। जैसे उसके लिए हम कहते हैं कि 40 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक आती है, जो उसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ आती हैं, 6 ग्राम की एक पुड़ी आती है, तो उसका 40 ग्राम ले लें और लगभग 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें और इसको 200 लीटर पानी में मिला लें जी। और इसका एक स्प्रे कर दें और ज़रूरत पड़े तो एक स्प्रे 7-8 दिन बाद में कर दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपके फसल में फूल बनने शुरू हो गए हैं तो स्प्रे ना करें, क्योंकि तब ये फूल के आकार को प्रभावित नहीं करती, खासकर ये जो काला सड़न है ये। और यदि वो काला धब्बे वाली समस्या है तो ये भी फूल बनने की अवस्था से पहले यदि आप कर लेना चाहिए करते हैं तो, या रिडोमिल का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी स्प्रे करते हैं तो ये रुक जाएगी। लेकिन फूल आने के बाद गोभी में कोई स्प्रे ना करें, उससे इस बात का ख्याल रखना होगा पड़ता है कि जब फूल आ चुका है उसके बाद आपको किसी भी तरह का छिड़काव नहीं करना है। फिलहाल हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। जी दिनेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, एक अनार का पौधा है, वो लगभग 3 से 3.5 साल का हो गया है जी। तो इस पे जो फूल आते हैं ना वो सारे के सारे गिर जाते हैं।
जी, तो फूल आ रहे हैं लेकिन फल जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जी सर। देखिए, बिल्कुल सवाल आपने पूछा है, हम कोशिश करेंगे हमारे विशेषज्ञ आपका जो सवाल आपने पूछा उसका पूरे तरीके से जवाब दें, लेकिन खासतौर से आज गोभी और उसके साथ साथ समन्वित खेती के बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पवार, एक सवाल यहाँ पर हमारे पास आया है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर शर्मा आपका भी रुख करना चाहूँगा। जो एक सवाल इन्होंने पूछा है, मैं सर से थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ, बाद में सर भी बताएंगे इसके बारे में। अनार में क्या रहता है कि यदि आप पानी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो भी ये ज़्यादातर जो फूल आकर के झड़ जाते हैं, एक समस्या। दूसरी बात, जैसे सर बार बार कह रहे हैं पवार साहब कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी बड़ा महत्व है जी। तो यदि आप पूर्ण मात्रा में उसको गोबर की खाद या दे रहे हैं तो उसके सूक्ष्म तत्वों की मात्रा पूरी होगी, तो उससे भी फूलों की सेटिंग, जो फल बनने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बोरोन की मात्रा है वो फूल में सेटिंग के लिए जिम्मेदार होती है जी। तो यदि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि चूरू का जो क्षेत्र है वो सूखा क्षेत्र है, यदि आप पानी नहीं देते हैं तो बोरोन की कमी हो जाती है, ज़्यादा पानी देते हैं तो फूल सीधे झड़ जाते हैं। तो दोनों ही वजहों में आप एक संतुलित जो पानी का प्रबंधन है वो देखना पड़ेगा जी। तो इतना मेरी तरफ से बिल्कुल सलाह है। डॉक्टर पवार, डॉक्टर श्रवण ने भी यहाँ एक सलाह दी है हमारे किसान को, आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान कभी कभी क्या कर रहे हैं, अधिक फल लेने के लिए या कोई हल्का सा बीमारी दिया तो वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। तो इसमें जो पोलन है वो मक्खियों के द्वारा होता है, तितलियों के द्वारा होता है, वो सब मर जाते हैं। अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट सेट नहीं होगा, वो हल्का एक छोटा सा फ्रूट दिखाई देगा और वो गिर जाएगा जी। एक तो ये समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे बेहतर होगा जो इनके निकटवर्ती जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है, वहां से विशेषज्ञ को बुलाकर दिखाएं, मिट्टी की भी जांच कराए कि कौन से तत्व की उसमें कमी आ रही है और उसका निराकरण करे, तो कोई इसमें वो संदेह नहीं है कि उनको फल ना। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर पवार, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम समन्वित कृषि की बात कर रहे हैं, इसके लिए जैसे आपने कहा जो प्रशिक्षण है वो लगातार आयोजित किए जाते हैं, जो संस्थान है उसकी जो वेबसाइट है, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसमें सुधार कर दीजिएगा, www.iifsr.res.in, इस पर जाकर क्या सारी जानकारी हमारे किसानों को मिल सकती है? सब मिल सकती है जी जी, उनको सब जानकारी मिल जाएगी। और उसके जरिए कोई और भी जानना चाहते हैं तो उसमें फोन नंबर है, मेरा फोन नंबर है, हमारे विशेषज्ञों का फोन नंबर है, आप सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और हमारा किसानों के लिए ही कार्यरत है और किसान की कोई भी बात हो तो उसको हम कभी मना नहीं करते। बिल्कुल डॉक्टर पवार, क्योंकि आज के समय की जैसे हम अगर बात करें, क्योंकि जो जोत है हमारी वो लगातार छोटी होती जा रही है, और ऐसे में एक बेहतर विकल्प जो है, क्या वो हम समन्वित कृषि को मान सकते हैं? बिल्कुल, यही एक विकल्प है। इवन जो कोविड-19 की समस्या पैदा हुई, इसके द्वारा सब रिवर्स माइग्रेशन हो गया, जो बेचारे गांव में चले गए, मजदूर भी और एम्प्लॉय भी, ऑफिसर्स तक के पास रोजगार का साधन नहीं है। समन्वित कृषि प्रणाली ही एक आंसर उनके साथ रही है कि उनको रोजगार गांव स्तर पर दिया है। जैसे आज गोभी की बात है तो हमने किसान से गोभी की नर्सरी ही पैदा करवा दी है जी। वो गोभी की नर्सरी ही बेच के अपना गुजारा करने लगा है। इसके साथ डेयरी को हमने बढ़ावा दे दिया है, तो इनके पास ऑप्शन है। अब हम जो पढ़े लिखे MBA है बच्चे आ गए हैं, तो उनको रोजगार देना, उनको रोजगार देने के लिए फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, अगर 15 फार्मर हैं, कम है तो सोसाइटी, और अगर 300 तक हो जाते हैं तो FPO तक बनाकर इन जो शिक्षित लोग हैं, जो मैनेजमेंट के हैं या ICT के हैं, इनका उपयोग कर हम उनकी जो प्रोडक्ट को इकट्ठा करा के बल्क में प्रोड्यूस करा के उसको मार्केटिंग के लिए हम लगे हुए हैं। तो उससे वहां रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके गांव के स्तर पर ही रोजगार के अवसर पैदा करने में समन्वित कृषि प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण योगदान। और जैसा आपने कहा, एक बार फिर से मैं वेबसाइट दोहरा देता हूँ, www.iifsr.res.in, इस पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल सकती है। फिलहाल हेलो किसान में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी।
फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। आज बता रहे हैं गोभी की खेती और इसके साथ साथ समन्वित खेती जो है कैसे आप करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत रेखा जी, क्या जानना चाह रही हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकती हैं आप रेखा जी। हेलो सर, मेरे पास में एक केले का पेड़ है, हर साल उसमें केले लगते हैं जी, लेकिन वो हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको। हेलो जी रेखा जी सुन पा रहे हैं आपको, सवाल कर सकते हैं आप। लेकिन उसमें एक दो चक्कर खुल के ही फिर छोटे छोटे पेड़। हाँ, तो वो केले के पेड़ में एक दो चक्कर खुल के फिर बाद में फूल नहीं खुलते हैं। जी, ये समस्या आ रही है रेखा जी के सामने। डॉक्टर श्रवण इसमें कुछ जानकारी बताएंगे? बिल्कुल, तो देखिए ये रेखा जी का जो सवाल था, श्रवण जी आपके पास बाद में आऊँगा, पहले डॉक्टर पवार के पास हम चलते हैं। डॉक्टर पवार, केले की खेती की अगर बात की जाए, पहले आमतौर पर दक्षिण भारत को हम मानते थे, लेकिन धीरे धीरे देश के जो दूसरे हिस्से हैं उनमें भी बड़े पैमाने पर हुई और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हमारा, वहाँ भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर केले की खेती हो रही है। फिलहाल एक समस्या हमारे साथ जुड़ी रेखा जी, उन्होंने बताई कि जो फूल है वो ज़्यादा नहीं खुलता है, ज़्यादा जो उपज की इन्हें संभावना थी फलन की वो शायद नहीं मिल पा रही है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो उचित किस्म का चुनाव में कहीं कुछ कमी रह सकती है जी। दूसरा हम बात कर रहे हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। होता क्या है, केले में एक केले के साथ साथ 8 से 10 सकर्स निकल आते हैं जी। उतने न्यूट्रिएंट पौधे को नहीं मिल पाते। जो मदर प्लांट है जिसमें हमारा केले का फूल निकल रहा है वो सकर्स ज्यादा मिलता है। तो कब किसान क्या करता है, दूसरे पौधों को जल्दी उगा देता है कि उसमें से जो है उसको फिर फलन मिल जाएगा जी। लेकिन वो नहीं समझ पाते कि जो मदर प्लांट है ये न्यूट्रिएंट उसके हिस्से के थे, इन्होंने बांट लिए। एक पहले इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर रहा, दूसरे उसका जो जितना भी न्यूट्रिएंट थे वो शेयर हो जाते हैं जी। तीसरा है इसके फूल में एक छोटा सा कीट आता है, फूल खिलने से पहले वो कीट इसके अंदर घर कर जाता है और उसका कारण ये होता है कि उसकी, आप इन्होंने हमारी बहन ने देखा भी होगा कि जब इसकी केले की फिंगर निकलती है उस पर छोटे छोटे चकते बन जाते हैं जी। तो किसान यहाँ मिसगाइड हो जाता है, उसको फंगस बीमारी समझ के फंजीसाइड डाल देता है, लेकिन वो है। और केला उससे बचने के लिए 2 या 3 उसकी जो फिंगर का बंच खुलेगा, उसके बाद वो फूल ऐसे ही नीचे को निकल जाता है जी। तो एक प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, बैलेंस जो फर्टिलाइजर को करना है और उसमें कंपोस्ट
या गोबर की खाद को एक मैंडेटरी करके दे, और जो है केले को अकेला बढ़ने दे, दूसरे शक्कर अभी पास न लाने दे, और समझता है कि जरूरी है तो एक या शक्कर बाकी को निकाल दे, ये समस्या स्वतः ही दूर हो जाएगी। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर पवार प्रदेश में भी देखी है जी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जो जैसा आपने बताया कि समन्वित खेती में हमारे जो किसान हैं वो न सिर्फ मुर्गी पालन कर सकते हैं, साथ ही मछली पालन कर सकते हैं, लेकिन जो तालाब का पानी है उसके ज़रिए अगर जो हमारे किसान केले की बागवानी कर रहे हैं, क्या वहाँ पर वो किसी तरह से उनके जो उर्वरक देने पड़ते हैं उसको कम कर सकता है? हाँ जी, जो तालाब के साथ केले की बागवानी का काम शुरू हुआ है जी, तो हमने ये देखा है कि जो तालाब की तलछट की मिट्टी है, आप उसमें केला लगा दीजिए, फिर आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। उसमें अपने आप सभी न्यूट्रिएंट का समावेश है, जितने न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए। और चूंकि केला हमने उसके तालाब के आसपास लगाया है या उसकी डायक पे लगाया है, तो उसमें भरपूर मात्रा में नमी होती है, तो नमी पानी देने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये जीरो इनपुट फार्मिंग हो जाएगा यदि इसको मछली फार्म के साथ हम अटैच कर देते हैं। जी बिल्कुल, यानी लागत आपकी देखिए बिल्कुल नहीं लगेगी। और आपका डॉक्टर पवार बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। यानी हम मान सकते हैं, देखिए जो समन्वित खेती है एक तरीके से आत्मनिर्भरता ला सकती है हमारे कृषि क्षेत्र में, जिसके ज़रिए हमारे किसानों की जो आमदनी है वो भी दोगुनी हो सकेगी। यहाँ डॉक्टर श्रवण, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, गोभी की लगातार बात कर रहे हैं, इन दिनों हम देखते हैं कि जब बारिश का मौसम रहता है कीटों की भी समस्या हमारी गोभी में आती है, और जब उसके बाद बाजार तक भी पहुँचाते हैं तो बेहतर भाव किसान को नहीं मिल पाता। कैसे इनकी रोकथाम हम शुरू में कर सकते हैं? गोभी की जैसे हम लोग बार बार सीजन पे चले जाते हैं कि कितने समूह हैं इसके, जैसे 4 समूह की बात करते हैं। और अभी का जो मौसम है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का महीना, इस समय 2 कीट ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो तंबाकू की सुंडी और दूसरा गोभी की तितली। जी, जो तंबाकू की जो सुंडी होती है वो छोटी अवस्था में बहुत पत्ते के नीचे की तरफ एक झुंड में अंडे देती है वो तितली, और उससे लगभग 200-300 से अलग अलग मतलब कीड़े निकलते हैं। जी, वो फिर पत्ते को खाते हैं और उसके खुरचन से पत्ता दूर से पहचान में आ जाता है। तो ऐसे पत्तों को तोड़ करके यदि किसान एक बाल्टी में या किसी ऐसी जगह में डाल करके एक गड्ढे में दबा दे, तो एक सबसे आसान, और जैसे बार बार हम कहते हैं कि पेस्टिसाइड नहीं डालना है या फिर ये जो चीज़ें हैं नहीं डालनी हैं, तो उनसे बचाव का ये एक आसान तरीका है। जी बिल्कुल, तो ये ज़रूर करें। दूसरी चीज़, आजकल जो एक फेरोमोन ट्रैप्स की काफ़ी चर्चा होती है, जी हमने देखा है कि फेरोमोन ट्रैप्स बहुत ही कारगर हैं। तो यदि जैसे आप 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 5 या 6 फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं, और हेक्टेयर में यदि आप 15 के आसपास लगा देते हैं, 12 से 15, तो आपकी ये समस्या है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें सारे जो नर तितली होती है वो सारी उसके अंदर चली जाती है, तो अंडे देने की संभावनाएं ना हो जाती हैं। तो इसलिए एक अच्छा बचाव है। ऐसे ही यदि आप गोभी की तितली की बात करते हैं तो वो हरे रंग की सुंडी होती है, और उसका भी बचाव का यही तरीका है। पहली बात तो ये ऐसे जो पत्ते होते हैं उनको अपने खेत से हटाएं ताकि आगे कीड़ा नहीं बने। फिर यदि समस्या थोड़ी ज़्यादा हो गई है और फूल नहीं बने हैं अभी, तो आप जैसे स्पाइनोसाइड 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, और उसके अलावा जैसे इंडोक्सिकार्ब 1 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। और आजकल जैसे क्लोरोट्रोनिप्रोल करके भी एक दवाई आती है, उसको भी आप 1 ml 10 लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये अलग अलग दवाइयाँ हैं जो कीड़े को मारने वाली हैं। तो ये इनका स्प्रे आप एक स्प्रे कर दें, लेकिन ध्यान दें कि फूल आने के बाद स्प्रे नहीं करें। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर श्रवण, क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जो किसी भी रसायन का इस्तेमाल है वो एक आखिरी विकल्प के तौर पर हम रखें, उससे पहले हम समेकित कीट प्रबंधन, जैसा आपने बताया फेरोमोन ट्रैप जो है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, जैसे इसलिए मैंने शुरुआत से बताया कि पहले किसान को वो करना चाहिए जो उसके हाथ में है और जो फसल के ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, जैसे कि साफ सुथरा करना। जो कीड़ों से भरे हुए पत्ते हैं, आप देखेंगे ये उड़ने वाले कीड़े नहीं होते हैं जो पत्ते के नीचे से एक दूसरे पौधे पे जाते हैं। तो आप यदि उनको समय रहते हैं उन पत्तों को हटा देंगे छोटी अवस्था में ही, और इसके अंडों को देखने के लिए आप देखेंगे पत्ते के नीचे की तरफ एक बिल्कुल भूरे रंग का एक छल्ला सा दिखाई देगा, उसमें से बहुत सारे अंडे निकलते हैं। हटा के देखेंगे उसमें लगभग 200-300 अंडे मिलेंगे आपको। तो ऐसे भी आप हटा सकते हो, और बाद में यदि कीड़े आ जाते हैं उनको भी हटाइए, और फिर आप ट्रैप का यूज़ करिए। और उसके बाद में यदि समस्या ज़्यादा हो जाए, नहीं तो ये फूल में चले जाएंगे कीड़े, तो उससे फिर वो बाजार भाव बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए यदि आप ज़रूरत पड़े तो आप स्प्रे करें, लेकिन फूल बनने के बाद स्प्रे नहीं करें।
बिल्कुल, चलिए इस बात का देखिए आपको ख्याल रखना होगा और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी उपज है गोभी की वो अच्छी हो सकेगी और ज़्यादा उसके ज़रिए आपको आमदनी मिल सकेगी। फिलहाल डॉक्टर शमन, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आज आपने कार्यक्रम में किस तरीके से गोभी की आप बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं उचित प्रबंधन अपनाकर, साथ ही समन्वित कृषि के बारे में भी आपने जाना। अब चलिए आपको हमारा जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में भी हम जानकारी दे देते हैं। हमारा अगला विषय रहेगा स्किल इंडिया, सशक्त युवा किसान। साथ ही बात होगी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की भी। तो अगला विषय आप जान चुके हैं, हम उम्मीद करेंगे आप पहले से अपने सवाल तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।